हे एवरीवन, यहाँ स्क्रीन में इक्वेशन जो दिख रहा है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर फिर भी ये इक्वेशन हम इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज के लेक्चर में भी इस इक्वेशन का यूज़ आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो रहे हैं और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है। तो ये ज़रा ओवरव्यू हो गया, ज़रा पीछे का देख लिए हम लोग। अब आज का जो मेन टॉपिक है ये लाइट डिपेंडेंट फेज़, लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ क्या है वो जानना है। तो ज़रा इसको आराम आराम से समझते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ समझने का है, साथ में कुछ ऐसे टर्म भी है जो बिल्कुल नए नए टर्म हैं। तो उन टर्म को हम लोग थोड़ा तोड़ के समझने का कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए लास्ट तक वीडियो को देखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक पॉइंट भी छूटा तो क्वेश्चन छूट जाएगा, तो वो हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो क्या लिखा हुआ है, टू मेन फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस का दो फेज़ होता है। पहला लाइट डिपेंडेंट फेज़ और दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ या डार्क फेज़। तो सुन के क्या लग रहा है, ऐसे सुन के लग रहा है कि एक दिन में होगा एक रात में होगा, लेकिन ये नहीं है, ये सच नहीं है। जो लाइट डिपेंडेंट फेज़ है वो तो दिन में होगा ही, वो तो हम लोग सोचे थे दिन में होगा, वो दिन में होगा ही। लेकिन लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ रात में होगा ऐसा कोई बात नहीं है। लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ मतलब कि वो जो है वो लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मम्मी अगर सपोज़ रोटी बना रही है, तो रोटी बनाने के लिए गैस ज़रूरी है। ठीक है, अब गर्मा गर्म रोटी खाना हम लोग को पसंद है। तो अब जैसे लाइट डिपेंडेंट मतलब कि यहाँ पे गैस डिपेंडेंट वर्क क्या हुआ, रोटी बनाना। रोटी जो है बिना गैस का नहीं बन सकता, लेकिन रोटी खाने वाला काम के लिए हम लोग को गैस ऑन रखना ज़रूरी थोड़ी ना है। जैसे जैसे मम्मी रोटी बनाते जाएगी हम लोग खाते जाएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही लाइट डिपेंडेंट फेज़ में कुछ प्रोडक्ट बनता है, हम लोग देखेंगे आगे कि क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे। तो लाइट डिपेंडेंट फेज़ के लिए लाइट का होना ज़रूरी है, और लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ जो है वो उसके लिए लाइट का होना ज़रूरी नहीं है। वो जो है डिपेंड करता है कि लाइट डिपेंडेंट फेज़ से जो प्रोडक्ट बना है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मम्मी जो रोटी बनाई है उस पर हम डिपेंड करता है कि हम लोग खाने वाले हैं, है ना। तो अब ये डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में कि लाइट इंडिपेंडेंट मतलब कि वो डिपेंड नहीं करता लाइट पे, पर ऐसा नहीं है कि वो अंधेरे में होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले लाइट डिपेंडेंट फेज़ को देखते हैं क्योंकि पहले यही होगा, उसके बाद ही लाइट इंडिपेंडेंट वाला काम होगा। तो लाइट डिपेंडेंट फेज़, इसको हम लोग फोटोकेमिकल फेज़ भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दो नाम हो गया, एक तो लाइट डिपेंडेंट फेज़, दूसरा फोटोकेमिकल फेज़। तो लाइट डिपेंडेंट में जो की रोल प्ले करेगा वो लाइट प्ले करने वाला है, इसके लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। प्लस इसमें जो है बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इसीलिए इसको हम लोग फोटोकेमिकल फेज़ भी बोलते हैं। फ़ोटो मतलब लाइट, लिख के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ़ोटो मतलब लाइट, क्योंकि ये समझने में बहुत आसान करने वाला है। ऐसा ऐसा टर्म आने वाला है ना, जो अगर फ़ोटो का मीनिंग क्लियर होगा ना तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा है। तो इसीलिए फ़ोटो मतलब लाइट। तो फोटोकेमिकल फेज़ मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो इसको हम लोग फोटोकेमिकल फेज़ भी बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये लाइट डिपेंडेंट फेज़ जो है ये होता कहाँ पे है। ये जो रिएक्शन है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये होता कहाँ पे, तो ये होता है थैलाकॉइड्स में। और थैलाकॉइड्स के वॉल पे क्लोरोफिल होता है, हम लोग जानते हैं, हम लोग इससे पहले लेक्चर, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर, हाँ फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे। अच्छा अभी याद आ जाएगा, ये डायग्राम याद है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट है, ये पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट है ना। क्लोरोप्लास्ट में ये सब थैलेकॉइड्स है। ये जैसे इसमें टोटल कितने थैलेकॉइड्स हमको दिख रहे हैं, 1 2 3, तो काउंट करने में भी दिक्कत हो रहा है, 4 5 6, आई थिंक 6 है, 1 2 3 4 5 6, 5 या 6 है इसमें थैलेकॉइड्स इस वाले सेक्शन में। तो हर एक इस तरह का प्लेट को हम लोग थैलेकॉइड बोलेंगे। और ये जब प्लेट एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सेट रहता है, और इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम, और प्लूरल में ग्रेना। ठीक है, तो जो लाइट
लाइट डिपेंडेंट फेज जो है वो कहाँ पे हो रहा है, थैलेकॉइड में हो रहा है। क्यों थैलेकॉइड में हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, थैलेकॉइड के वॉल्स पर प्रेजेंट होता है। इसीलिए लाइट डिपेंडेंट फेज के लिए क्लोरोफिल होना तो ज़रूरी है, तो इसीलिए ये थैलेकॉइड में होता है। अब लाइट रिएक्शन भी 2 स्टेप में होता है, ठीक है। इसके लाइट रिएक्शन के भी 2 मेन स्टेप्स होते हैं, तो वो क्या 2 मेन स्टेप्स हैं हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आया 2 मेन स्टेप। पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल और दूसरा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब इसमें से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी हम बताएंगे। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल को एक्टिवेट करना है। कैसे होगा एक्टिवेट, सनलाइट की वजह से होगा। जो सन से लाइट आएगा, अब देखो यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, फोटोन। फोटोन क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग फोटोन बोलते हैं। इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है ट्रू फॉल्स में कि एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल इज़ बाय एब्जॉर्बिंग प्रोटोन, वहाँ पे प्रोटोन लिख दिया, जबकि आंसर है फोटोन। प्रोटोन क्या होता है, हम लोग जानते हैं एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटोन प्रेजेंट होता है, तो ये प्रोटोन तो दूसरा कुछ हो गया। और यहाँ पे जो फोटोन है वो तो लाइट एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर दिए। क्लोरोफिल कैसे एक्टिवेट हुआ, फोटोन को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल एक्टिवेट हो चुका है। अब क्लोरोफिल एक्टिवेट हो चुका है, क्लोरोफिल में एनर्जी आ चुका है, तो क्लोरोफिल का जो एनर्जी है वो क्या करेगा, वाटर को तोड़ेगा। अब वाटर कहाँ से आ रहा है, वाटर हम लोग ये रिएक्शन देखे थे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का, यहाँ पे वाटर चाहिए ना हम लोग को, तो इस वाटर को तोड़ेगा। वापस आते हैं स्लाइड में हम लोग, ठीक है। तो वाटर को तोड़ने के लिए 4 फोटोन एनर्जी चाहिए हम लोग को। तो ये 4 फोटोन एनर्जी 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को तोड़ रहा है। किस में तोड़ रहा है, हाइड्रोजन आयन में तोड़ रहा है, ऑक्सीजन में तोड़ रहा है, प्लस कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जी ले रखा है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एनर्जी है, ठीक है। अब बात आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस वाले सेक्शन से। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आता है वो तो हम बता दिए। अब यहाँ पे पूछता है कि एग्जामिनर पूछेगा फोटोलाइसिस के बारे में, कि फोटोलाइसिस को डिफाइन करो। तो फोटोलाइसिस मतलब होता है फोटोलाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग बाय लाइट। मतलब किसी चीज़ को अगर हम लोग लाइट की मदद से तोड़ रहे हैं तो उसको हम लोग फोटोलाइसिस बोलेंगे। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है ये वाला डेफिनेशन, द स्प्लिटिंग ऑफ H2O molecule into hydrogen ion and oxygen in the presence of light is called फोटोलाइसिस। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोलाइसिस, क्योंकि एग्जामिनर पूछा है इसको, बहुत बार पूछा है, मतलब रिपीट कर करके पूछा है बहुत बार, तो इसीलिए हम लोग को ये बात तो याद रखना ही है। तो अब देखो फोटोलाइसिस को जो वर्ड है इसमें फोटो लिखा हुआ है, फोटो मतलब लाइट और लाइसिस मतलब तोड़ना। तो फोटोलाइसिस मतलब हो गया कि सनलाइट के प्रेजेंस में तोड़ना, ओके। अब इंड रिजल्ट पे आते हैं। इंड रिजल्ट मतलब कि यहाँ पे क्या क्या बना है, देखो यहाँ पे फोटोलाइसिस की वजह से, मतलब वाटर जब टूटा है तो उसमें से हम लोग को हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला और इलेक्ट्रॉन मिला। ये जो एंड प्रोडक्ट है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो एंड रिजल्ट है उसमें सबसे पहला है हाइड्रोजन आयन के बारे में हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन आयन जो होगा इसको ये हाइड्रोजन आयन को NADP पिकअप करेगा। अब NADP पहले से ही लीफ में प्रेजेंट होता है, और NADP का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में 2-3 बार आई थिंक पूछा ही गया है कि NADP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मार्क कर लो इसको। NADP का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो क्या होगा कि ये जो NADP है, ये NADP ये H+ को अपने साथ जोड़ेगा। वो कैसे जोड़ेगा, ऐसे तो नहीं जोड़ लेगा, एनर्जी चाहिए ना, और एनर्जी इसको कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन से मिलेगा। इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा और NADP और H मिलके बन जाएगा NADPH, और इसके लिए कुछ एंजाइम्स भी हम लोग को लगेगा। तो हाइड्रोजन का काम हुआ ख़त्म। हाइड्रोजन को NADP लिया और NADPH में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो अभी भी ये NADPH जो है प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट है। अब बात आता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का एटम है, 2 ऑक्सीजन का एटम। यहाँ पे हम लोग वापस से इस इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है
एटम के फॉर्म में, तो यहाँ पे तो O2 मॉलिक्यूल लिख दिया है डायरेक्टली, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, दोनों ऑक्सीजन का एटम जो है वो कंबाइन करेगा और O2 मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये प्लांट से निकल जाएगा। जो हम लोग बोलते हैं ना कि प्लांट ऑक्सीजन देता है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। यानी कि वाटर जब टूट रहा है, पानी जब टूट रहा है, तब हम लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ दे रहा है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है CO2, ये O2 बाहर नहीं निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड का O2 बाहर नहीं निकलता है। O2 जो बाहर निकलता है वो वाटर का ऑक्सीजन होता है। 2 वाटर का हम लोग मॉलिक्यूल लेंगे, जिससे कि 2 ऑक्सीजन हम लोग को मिलेगा और ये दोनों ऑक्सीजन कंबाइन करके O2 फॉर्म करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन हम लोग को किस कंपोनेंट से मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से कि वाटर से। तो वाटर से मिलता है हम लोग को O2। ठीक है, तो O2 तो प्लांट से निकल गया, इसका काम खत्म। अब और भी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब ये क्या करेगा, ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होगा ATP में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डाई मतलब क्या होता है, 2, और ट्राई मतलब क्या होता है, 3। यानी ADP में 2 फॉस्फेट होंगे और ATP में 3 फॉस्फेट होंगे। तो यहाँ पे ADP जो है वो एक फॉस्फेट अपने साथ जोड़ेगा और ATP में कन्वर्ट कर देगा। पर ये ऐसे ही नहीं होगा, इसको इलेक्ट्रॉन लगेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इसका हेल्प करेगा दोनों को कंबाइन होने में। ADP को फॉस्फेट के साथ कंबाइन होने में इलेक्ट्रॉन हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लिए हाइड्रोजन NADP के साथ गया और NADPH में कन्वर्ट हो गया। जो ऑक्सीजन था वो O2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर पेड़ से बाहर निकल चुका है, जो हम लोग सांस ले रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो ADP को ATP में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे और एक टर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है, फॉस्फोराइलेशन। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। यहाँ पे हम लोग टर्म को ध्यान से देखेंगे, फॉस्फो लिख रहा है, फॉस्फो है ना, फॉस्फो किससे मैच कर रहा है, फॉस्फेट से। तो यहाँ हम लोग को समझ जाने कि यहाँ फॉस्फेट का बात कर रहा है। फॉस्फोराइलेशन मतलब कि फॉस्फेट का एडिशन। तो इस तरीके से हम लोग को टर्म पे ध्यान देना है, वरना फिर रटते रटते हालत ख़राब हो जाएगा। तो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनर्जी जो है, एनर्जी कहाँ से मिला, कहाँ से, लाइट से एनर्जी मिला है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी फॉस्फोराइलेशन के आगे हम लोग फोटो वर्ड लगा देंगे। मतलब कि ये जो फॉस्फोराइलेशन हुआ है, इसमें जो एनर्जी आया है वो लाइट से आया है, फोटोन से आया है, इसीलिए फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट खत्म होता है, अब लाइट इंडिपेंडेंट पे आते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट को डार्क फेज भी बोलते हैं, साथ में बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स में थोड़ा सा जनरल बात लिखा हुआ है, इसको बस समझना है। नया टर्म जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। पहले हम लोग डार्क फेज बोलते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइट में होगा। इट डिड नॉट मीन कि ये रात में होगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जो है वो लाइट पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए लाइट इंडिपेंडेंट फेज बोलना ज़्यादा सही है, बेटर है। ठीक है, अब देखो, द रिएक्शन इन दिस फेज डू नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज में जो रिएक्शन होता है उसको लाइट की ज़रूरत नहीं है, ये साइमल्टेनियसली होता है लाइट रिएक्शन के साथ साथ। मतलब जैसे ही लाइट रिएक्शन हुआ उसके जस्ट थोड़ा देर बाद हो जाएगा लाइट रिएक्शन, मतलब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और कितना गैप में होता है, दोनों के बीच का जो टाइम गैप होता है वो होता है लेस देन 1000 ऑफ अ सेकेंड। मतलब एक सेकेंड को अगर हम लोग 1000 पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसका जो एक पार्ट होगा उससे भी कम टाइम का गैप होता है दोनों के बीच में। मतलब जैसे ही लाइट डिपेंडेंट फेज हुआ तुरंत लाइट इंडिपेंडेंट फेज हो जाएगा। इतना जल्दी तो हम लोग रोटी भी नहीं खाते लाइट बनने के बाद, इतना जल्दी होता है। अब लाइट इंडिपेंडेंट फेज का मेन काम क्या है, मेन काम है ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करना। ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करना। तो मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर लेते हैं जैसे ही बनता है ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, हम लोग जानते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये इक्वेशन, ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वैसे ही
मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट क्या करता है कि उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर लेता है। स्टार्च में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि बहुत देर तक स्टोर करके रख सकता है, फिर जब ज़रूरत पड़ेगा तो उसको ग्लूकोज में फिर कन्वर्ट कर देगा और एनर्जी ले लेगा। पर ये स्टार्च में फॉर्म कैसे होता है, देखो बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करता है, आपस में कंबाइन करता है और प्रोड्यूस करता है एक मॉलिक्यूल स्टार्च का, यानी बहुत सारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक स्टार्च का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको हम लोग पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अब ये टर्म के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया, पर इसको देखो, पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है बहुत, मराइजेशन मतलब मर्ज करना, मतलब बहुत सारी चीज़ आपस में मर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा केस में बहुत सारा चीज़ मर्ज करता है, क्या फोटोलाइसिस में बहुत सारी चीज़ मर्ज करता है? नहीं, फोटोलाइसिस में तो लाइट की वजह से कुछ चीज़ टूट रहा है, तो ये तो वाटर मॉलिक्यूल का बात हो गया। पॉलीमराइजेशन मतलब बहुत कुछ आपस में मिल रहा है, तो बहुत कुछ आपस में मिल के क्या बनता है, बहुत सारा ग्लूकोज आपस में मिल के स्टार्च बनता है। तो इस तरीके से हम लोग को याद रखना है टर्म सबको तोड़ तोड़ के हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब देखो मोस्ट ऑफ द प्लांट ये काम करता है। कुछ प्लांट क्या करता है, कुछ प्लांट ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट कर लेता है। सुक्रोज क्या होता है, डबल शुगर या डाइसेक्राइड बोल सकते हैं। कुछ इसको ऑयल्स में कन्वर्ट कर लेता है, लेकिन मैक्सिमम जो है उसको स्टार्च में ही कन्वर्ट करता है, और यही हम लोग को जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम प्लांट यही करता है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का समरी। तो देखो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होता है, थैलेकॉइड में होता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा हम लोग जानते हैं जो जैसे ये थैलेकॉइड्स था और ये बहुत सारे थैलेकॉइड्स मिलके ग्रैना बना दिया था, और यहाँ पे जो लिक्विड वाला पोर्शन था, ये लिक्विड वाला, उसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। तो अब एक एक करके देखते हैं। लाइट डिपेंडेंट में क्या होगा, सबसे पहले लाइट क्लोरोफिल को एक्टिवेट करेगा और फिर क्लोरोफिल वाटर को तोड़ देगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में, जिसमें से कि ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन का काम खत्म। अब हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन NADP के साथ कंबाइन करके NADPH में कन्वर्ट होगा, पर इसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन देगा और NADPH में कन्वर्ट होने में हेल्प करेगा। फिर ये NADPH इधर जाएगा और हम लोग क्या जानते हैं कि इक्वेशन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी देखे थे, ये कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ जो NADPH के साथ जो हाइड्रोजन है, ये NADPH क्या करेगा, हाइड्रोजन को अब छोड़ देगा और फिर NADP में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन छोड़ा, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलके, मतलब बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारा हाइड्रोजन मिलके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। यानी देखो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है और फिर स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। तो ये एक काम हो गया। दूसरा काम यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ADP और ATP को जुड़ने में मदद कर रहा था और ये ATP का फॉर्मेशन कर रहा था। अब ATP हम लोग क्यों बनाते हैं, ATP एक तरह से एनर्जी का फॉर्म है। अब जब प्लांट को एनर्जी चाहिए तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, ये जो ATP है ये एनर्जी स्टोर करके रखता है अपने अंदर। अब प्लांट को चाहिए, सपोज प्लांट को कोई अपना काम करना है, ठीक है, और उसको स्टोमाटा ओपन करना है, क्लोज करना है, कुछ एनर्जी चाहिए उसको प्लांट को अपना कोई भी काम के लिए, तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा, वो क्या करेगा, इस ATP को फिर से तोड़ देगा ADP में और फॉस्फेट में, और यहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है ये एनर्जी लेके रिलीज़ हो रहा है, तो इस तरीके से प्लांट को एनर्जी मिल गया। तो ये समरी था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का, ओके। तो यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, बाय।